नमस्कार जी, दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। भारत में भी कोरोना के वेरिएंट BF7 की एंट्री हो चुकी है। भारत में BF7 के अब तक 3 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 2 केस गुजरात से हैं और एक केस ओडिशा में डिटेक्ट हुआ है। पहला मामला अक्टूबर में आया था। सवाल यह है कि क्या चीन की तरह हमारे देश में भी BF7 वेरिएंट तबाही मचा सकता है। चीन में कोरोना के विस्फोट ने भारत सरकार को भी अलर्ट मोड पर डाल दिया है। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने हेल्थ डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। हालात का जायजा लिया गया। सरकार का कहना है कि देश में कोरोना फिलहाल काबू में है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत जरूर है। सरकार फिलहाल मास्क को अनिवार्य नहीं कर रही है, लेकिन भीड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने लोगों से 3 बातों पर जोर देने को कहा है। भीड़ वाली जगहों पर मास्क लगाएं, खांसी जुकाम होने पर टेस्ट कराएं, बुजुर्ग तीसरी डोज जरूर लगवाएं। नो पैनिक, अबंडेंट प्रिकॉशन। अगर हम उस तरह बढ़ रहे हैं तो अबंडेंट प्रिकॉशन के क्या मुद्दे हैं? पहली बात है कि खांसी जुकाम इस मौसम में होता है। हम विंटर में हैं, हम ठंड के मौसम में हैं। तो पहली अपील ये है कि खांसी जुकाम हो रहा है तो आज की सिचुएशन को देखते हुए अपील करना चाहेंगे कि उसमें आप टेस्टिंग करवा लीजिए। हो सकता है और 90% चांस है कि शायद ये नॉन कोविड होगा, लेकिन अगर हमने अर्ली डिटेक्शन करनी है तो तभी करेंगे, कोई टेस्ट करवाएंगे। तो एक अपील भी है और सिस्टम भी इसको प्रोत्साहित करेगा कि टेस्टिंग हो। टेस्टिंग बढ़ेगी तो हमारा फुटप्रिंट ज़्यादा होता है, प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट होगी, उस वायरस का आइसोलेशन होगा, उस वायरस का जीनोम होगा, तो हमें पूरी ताकत मिलेगी और हमें समझ रहे कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। यही नहीं, सरकार ने अब विदेश से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर रैंडम कोरोना जांच शुरू कर दी है। अब सवाल उठता है कि क्या चीन में फैले कोरोना वायरस का वेरिएंट BF.7 भारत में भी सक्रिय है। सूत्रों के मुताबिक देश में अभी कोरोना के 10 अलग अलग वेरिएंट मौजूद हैं। इनमें सबसे नया वेरिएंट BF.7 मौजूद है। BF.7 वेरिएंट ही चीन में सक्रिय है। डेल्टा वेरिएंट भी कहीं कहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या BF.7 वेरिएंट की वजह से भारत में भी कोरोना तेजी से फैलेगा? एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसा नहीं होगा। भारत जैसे देश को खतरा नहीं है, क्योंकि हमारे देश में वैक्सीनेशन के 3 राउंड हो चुके हैं। लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। ज़्यादातर जो जनता है उसको टीकाकरण हो चुका है और बहुत प्रभावी टीके हैं। दूसरा, बहुत 90% से ज़्यादा लोगों को प्राकृतिक तौर पे कोविड का इन्फेक्शन भी हो चुका है। तो एक जिसको हम हाइब्रिड इम्यूनिटी कहते हैं, उससे हम सब लोग का प्रतिरक्षण हुआ है। और यही कारण रहा कि ओमिक्रॉन के बहुत सारे 75 और 100 सब वेरिएंट आए इस बीच में, लेकिन भारत में उनका कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं देखा गया। ना हमें गंभीर बीमारियां ज़्यादा देखी, ना मृत्यु का आंकड़ा देखा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बेपरवाह हो जाएं। डॉक्टर्स का कहना है कि हमें किसी भी तरह की लापरवाही अभी भी नहीं करनी चाहिए। कोरोना से संबंधित एहतियात अभी भी लेते रहना चाहिए। इम्यूनिटी पुराने वेरिएंट के अगेंस्ट है उतनी शायद ना रहे और नया वेरिएंट से भी आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। हाँ, हालांकि अभी जो करंट वेरिएंट हैं वो सारे माइल्ड हैं, तो फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे। उस वे में शायद सीवियर डिजीज़ का भी खतरा ना आए, पर वो हम कह नहीं सकते। जिस तरह चीन और दुनिया के कई देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे भारत सरकार कोई चांस नहीं लेना चाहती है। इसलिए भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी कर कहा है कि सभी राज्य नए मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग सुनिश्चित करें। कोरोना के रोजाना पॉजिटिव मामलों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेटरी में भेजी जाए, ताकि कोरोना के नए वेरिएंट का वक्त पर पता चल सके। जीनोम सीक्वेंसिंग से वायरस के आरएनए को अलग कर उसकी जेनेटिक जानकारी निकाली जाती है। आसान भाषा में कहें तो जीनोम सीक्वेंसिंग से पता लगाया जाता है कि वायरस कैसा है, कैसे हमला करता है और कैसे बढ़ता है। हमें पूरी तरह से जीनोम सर्वेलेंस, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन, तीनों चीज़ों पे फोकस देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये तीनों चीज़ें पे हम फोकस देंगे तो हम ये इन्फेक्शन को आगे बढ़ने नहीं देंगे और कोई भी नया वेरिएंट आएगा उसको पिकअप कर लेंगे। भारत में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बहुत कम है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन जैसे हालात भारत में फिलहाल नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह वायरस अपना रूप बदल रहा है उससे सरकार कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
बढ़ते कोरोना केस के बीच दिल्ली भी अलर्ट हो गई है। आज कोरोना को लेकर आपात बैठक होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक में कोरोना से निपटने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही कोरोना को लेकर तैयारियों पर भी चर्चा की जाएगी। बढ़ते कोरोना के मामलों पर केंद्र सरकार ने राज्यों को सावधानी बरतने का अलर्ट जारी किया है और कोरोना से बचने के लिए तैयारी करने के लिए कहा गया है। कोरोना को देखते हुए जेएनयू भी अलर्ट हो गया है। जेएनयू में छात्रों, फैकल्टी और स्टाफ को निर्देश दिया गया है कि कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करें। आपको बता दें कि कई देशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अलर्ट नोटिस जारी किया है, जिसके मद्देनजर देश के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी अलर्ट के मोड पर हैं। जेएनयू प्रशासन ने अपने छात्रों, फैकल्टी और स्टाफ को कोविड संक्रमण के लिहाज से ज्यादा सावधानी और कोविड प्रोटोकॉल के पालन का निर्देश दिया है। दिल्ली निगम के महापौर और उप महापौर और अस्थायी समिति के 6 सदस्यों के लिए 6 जनवरी 2023 को चुनाव होंगे। पहले साल के लिए निगम के मेयर का पद महिला सदस्य के लिए आरक्षित किया गया है। चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख मंगलवार 27 दिसंबर 2022 होगी और नामांकन निगम सचिव के कार्यालय में किसी भी वर्किंग डे पर सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक दाखिल किए जा सकते हैं। दिल्ली कैंट इलाके में फ्लाईओवर से नीचे उतरने की दोनों तरफ की सीढ़ियां लंबे समय से बदहाल हैं और यहां अक्सर हादसे का डर सताता है। कई जगहों पर तो सीढ़ियों में लगी लोहे के प्लेट निकली हुई हैं। ऐसे में लोग दहशत में हैं। इनकी हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां सालों से कभी साफ सफाई नहीं हुई है। जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन से 24 घंटे ट्रेनों की आवाजाही होती है। इस वजह से इस पुल पर दिन रात लोगों के आने जाने का सिलसिला चलता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक लंबे वक्त से पुल के रखरखाव का काम नहीं किया गया है। कई बार लिखित में शिकायत भी की गई, लेकिन अधिकारी अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। तो बहुत है, कोई फ्रैक्चर हो जाएगा, कोई गिर जाएगा, इनमें देखो गड्ढे भी हो रहे हैं, निकल रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, तो बच्चे भी गिर जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये देखो, ये लोहा तो पूरा ही निकल गया और करीब वो चीज़ तो बिल्कुल ही ऐसा हो रही है। देखो ये बहुत रिस्क है जी। एक तो अनइवन सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, कोई छोटी है कोई बड़ी है, डर लगता है इसके पैर के अंदर मोच आ जाए। सब लोहे बाहर निकले हुए हैं। ऊपर देखो लोहे की क्या हालत हो रही है। लग रहा है कि पता नहीं 40 साल हो गए लगभग। ये तो पुल भी रिस्की है और सीढ़ियाँ तो ज़्यादा रिस्की है। बच्चे आते हैं यहाँ नीचे और यहाँ पर जो ये हालत हो रही है, डर लगता है कि रेलिंग से कोई गिरना जाए। इस पर कोई मेंटेनेंस कुछ भी नहीं हुआ। इसकी कार्रवाई मैंने PWD के विभाग में की, हमारी संस्था से चिट्ठियाँ भी डाली गई, सब कुछ हुआ, परंतु मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये PWD जो कि 2012 में इनको हस्तांतरण कर दिया गया है, तो वो कहते हैं कि प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट करेगा, प्रोजेक्ट कहता है जी वर्क्स वाले करेंगे, वर्क्स वाले कहते हैं प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में करेंगे। हमें ये समझ नहीं आई कि इसमें से कौन सी एजेंसी काम करेगी और या करेगी या नहीं भी करेगी। बढ़ती ठंड को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर में आज से कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। गौतम बुद्ध नगर के सभी स्कूल सुबह 9 बजे से खुलेंगे। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने इसको लेकर सभी स्कूल संचालकों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हरियाणा सरकार ने संशोधित बॉन्ड पॉलिसी की अधिसूचना जारी की है। बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में प्रदेश भर के एमबीबीएस छात्र 1 नवंबर से आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ एमबीबीएस छात्रों की मीटिंग हुई है, जहां छात्रों को पॉलिसी में राहत दी गई थी। नई पॉलिसी के तहत बॉन्ड की अवधि 7 साल से घटाकर 5 साल और राशि 40 लाख से घटाकर 30 लाख निर्धारित की गई है। इसके साथ ही एमबीबीएस की डिग्री करने वालों को 1 साल के अंदर अनुबंध के आधार पर नौकरी देने की गारंटी है। वह सरकारी कॉलेज में पढ़ने वालों और सरकारी एडेड कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की फी बॉन्ड राशि में से माफ की जाएगी। इसके अलावा सरकारी कॉलेज के एमबीबीएस की कुल फी 4,22,910 रुपये होगी। वहीं सरकारी एडेड कॉलेज की फी 8,10,000 रुपये होगी। छात्रों के लिए फी माफ करने के बाद सरकारी कॉलेज के लिए बॉन्ड राशि 25,77,090 होगी। वहीं छात्राओं के लिए 10% छूट के बाद बॉन्ड राशि 23,19,381 रुपये होगी।
इसके अलावा सरकारी एडेड कॉलेज के छात्रों के लिए बॉन्ड राशि 21,90,000 रुपए होगी और छात्राओं के लिए 19,17,000 रुपए होगी। एमबीबीएस की बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में रोहतक पीजीआई के एमबीबीएस छात्र लगातार डटे हुए हैं। उनका धरना 51वें दिन भी जारी रहा। एक छात्र ने बॉन्ड पॉलिसी को लेकर राष्ट्रपति के नाम अपने खून से चिट्ठी लिखी है और अपनी मांग उठाई है। देखना यह रहेगा कि क्या हमारे खून से लिखे हुए पत्र और ज्ञापन को भी सरकार इसी तरह से इग्नोर करते कि जैसे पहले किए थे। तो हम राष्ट्रपति जो कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया है, उनको हम लोग पत्र लिख के उनसे अब हमारे न्याय की गुहार लगाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि राष्ट्रपति महोदया हमारी बात को सुनेंगी और हमारे हित में फैसला लेंगी, क्योंकि विद्यार्थी वर्ग ही है जो एक देश का भविष्य आगे जाके डिसाइड करता है और राष्ट्रपति महोदया उम्मीद करते हैं कि देश के भविष्य के बारे में अच्छे से सोचेंगे। रोहतक में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला विरोधियों पर हमलावर नजर आए। कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस बेरोजगार हो गई है और यही वजह है कि राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं। इनेलो के कांग्रेस के साथ गठबंधन के अटकलों पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है इनेलो चौधरी देवीलाल की विचारधारा से हटकर चल रही है और इस बात पर अब ओम प्रकाश चौटाला पर भी मोहर लगा देनी चाहिए। राज्य में नशे को लेकर कहा कि 4 राज्य मिलकर नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें आम लोगों का भी सहयोग होगा। दुष्यंत चौटाला परिवेदना समिति की बैठक लेने रोहतक पहुंचे थे, जहां 19 एजेंडों पर सुनवाई हुई। आज कांग्रेसी बेरोजगारी हो रखी, आज उनकी जो हालत है वो भारत जोड़ने की बात करते हैं। आप खुद बताओ हरियाणा में कितने धड़े हैं। उनको तो पहले अपने धड़ों को एक करना चाहिए, फिर जाके इस तरह की यात्राओं के ऊपर इस तरह के मैसेज देने थी। और पहले तो ये चर्चा आती थी ठेकेदार 2 महीने 1 महीने की तनख्वाह लेने के बाद रोजगार देता था। आज किसी को आपको रिश्वत देने की जरूरत नहीं। तो ये बदलाव हमने प्रदेश में करके दिया। मैं तो चाहूंगा उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी इस पर मोहर लगाए कि उनके प्रदेश अध्यक्ष ने जब ये बात कह दी कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर आगे चल सकते हैं, तो ये तो चौधरी देवीलाल की विचारधारा को आज पूरी तरह भूल कर कदम उठाना है। परमात्मा उनको और ताकत दे और आयु दे और इसी तरह राजनीतिक तौर पे वो काम करते। मैं तो यही दुआ कर सकता हूं। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कई विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की है। इस दौरान मुख्य सचिव ने भ्रष्टाचार के कुछ लंबित मामलों को लेकर चर्चा की है। मुख्य सचिव ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लंबित 30 अलग अलग मामलों में अधिकारियों, कर्मचारियों और आउटसोर्स कर्मचारियों के खिलाफ चल रहे मामलों में केस दर्ज करने की मंजूरी दी जा चुकी है। मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के मुताबिक सभी विभागों से समय समय पर भ्रष्टाचार के ऐसे मामलों की समीक्षा रिपोर्ट ली जाती है। उन्हें साफ किया कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झज्जर में एक भंडारे के वक्त 2 समुदाय आमने सामने हो गए। एक समुदाय ने दूसरे पक्ष पर भंडारे की आड़ में धर्म परिवर्तन की कोशिश का आरोप लगाया है और पुलिस में शिकायत दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हंगामा शांत करवाया और कहा कि मौके पर धर्म परिवर्तन का कोई मामला देखने को नहीं मिला है। भविष्य में कोई शिकायत मिलेगी तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। गरीब बच्चों का, गरीब व्यक्तियों का धर्म परिवर्तन करा, ब्रेन वॉश किया जा रहा है उनका और बताया जा रहा है कि उनको हिंदू धर्म ये है, हिंदू धर्म, हमारे हिंदू धर्म को गाली देके ये सभी क्रिश्चियन अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। यहाँ पे, यहाँ से हमारे किसी साथी की कॉल गई कि यहाँ पे पास्टर आए हुए हैं, यहाँ पे उनको बहकाया जाए, फुसला के उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इतला मिली थी कि यहाँ कोई भंडारा चल रहा है और उसमें कोई इस प्रकार की शंका है कि कोई धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। फिर भी जांच जारी है, अगर कोई बात होगी तो नियमानुसार कार्रवाई निभाई जाए। यहाँ पे भंडारा चल रहा था तो शहर के कुछ लोगों को यह आपत्ति थी कि इस भंडारे की आड़ में कुछ धर्म परिवर्तन जैसी चीज ना हो, तो हमने वैसे चेक कर लिया। अभी फिलहाल तो भंडारा ही है, कोई प्रवचन वगैरह यहाँ पे नहीं चल रहे थे।
और जो जिन्होंने भंडारा कराया उनको भी समझा दिया गया है कि भाई भंडारा एक अच्छी चीज है, गरीब आदमियों को खाना खिलाना, परंतु इसकी आड़ में अगर कोई ऐसा एजेंडा हो, धर्म परिवर्तन वगैरह, तो हमारा एक नया कानून भी बना, हम उसके तहत सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आज हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है। आज यात्रा गोहाना बॉर्डर से शुरू होगी। राहुल गांधी के साथ प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता गोहाना बॉर्डर से फिरोजपुर नमक तक 14.4 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे। यहाँ विश्राम के बाद शाम को घासेड़ा से यात्रा एक बार फिर से शुरू होगी और 13 किलोमीटर चलने के बाद राहुल गांधी सोहना के अंबेडकर चौक पहुंचेंगे। हरियाणा में दूसरे दिन की यात्रा में रात का ठहराव लुखवास में होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज हरियाणा में दाखिल होगी। गोहाना बॉर्डर से आज की यात्रा की शुरुआत होगी और इस दौरान राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई राष्ट्रीय और प्रदेश के नेता मौजूद रहेंगे। आज लुखवास में ठहराव है। आज 27 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा होगी। आज की यात्रा गोहाना बॉर्डर से शुरू होगी। राहुल गांधी के साथ कई नेता मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करने और राहुल गांधी को करीब से देखने के लिए मेवात के बड़कली चौक पर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और कई घंटे तक भीड़ राहुल गांधी के आने का इंतजार करती रही। लेकिन राहुल गांधी शाम 6 बजे के बाद मेवात के बड़कली चौक पहुंचे और अंधेरा होने की वजह से लोग राहुल का दीदार नहीं कर पाए। लोगों का कहना है कि वो सारा कामकाज छोड़कर राहुल गांधी को देखने आए थे, लेकिन राहुल गांधी को नजदीक से नहीं देख पाने से मायूस हैं। इंतजार हमारा बेसब्री से इंतजार था। इनकी चक्कर से आज हमने काम भी ड्यूटी भी नहीं किया। आज हमने इसी चक्कर से इनकी इंतजार कर रहे थे, फिर भी हमको इनके दर्शन नहीं पाए। भीड़ तो काफी तेज थी, भीड़ तो बहुत बड़ी संख्या में थी। बेसब्री से इंतजार था। सुबह से ही, सुबह 6 बजे ही आ गए थे बड़कली चौक पर। भीड़ ज्यादा थी, देख न पाए। रात का टाइम था जी, थोड़ा अंधेरा हो गया था जी। दुनिया में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अहम बैठक हुई है। बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि दुनिया में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर कल राजस्थान के 3 सांसदों ने पत्र लिखा है। साथ ही हिमाचल के मुख्यमंत्री भी कोविड पॉजिटिव हैं। इसी बीच एक्सपर्ट से राय ली गई है। उसके बाद राहुल गांधी और अशोक गहलोत को पत्र लिखा गया। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कई लोग कोविड पॉजिटिव हो गए। ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कोरोना को लेकर हर हफ्ते स्वास्थ्य मंत्रालय की समीक्षा बैठक होगी। केंद्र ने भीड़ भाड़ वाली जगह पर मास्क लगाने की सलाह दी है। इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। हमारा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले, देश के सभी नागरिक स्वस्थ रहे, लेकिन कोई खास फैमिली के प्रोटेक्शन में आके एक देश के हेल्थ मिनिस्टर अपना दायित्व अदा करता हो, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके कोविड ना फैले उसके लिए कोई मार्गदर्शक सूचना जारी करे, तो उसके खिलाफ भी प्रश्न उठाना मैं मानता हूं कि ये मेरे कर्तव्य निर्वहन करने के लिए बाधा रूप है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में गए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। हिमाचल के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी भी भारत जोड़ो यात्रा में गए थे। उसके बाद उसमें भी कोविड पॉजिटिव पाया गया। भारत जोड़ो यात्रा के इंचार्ज कन्वीनर राहुल जी को एक पत्र लिखा और एक गहलोत जी को पत्र लिखा, तो उसके लिए प्रिकॉशन लिया जाए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए।
तो मनसुख मंडाविया भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बोल रहे थे और कोविड के प्रसार को देखते हुए उन्होंने अपील की है कि भीड़ भाड़ वाले जगहों से लोग जाने से बचें। वहीं आज हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है। आज यात्रा गोहाना बॉर्डर से शुरू होगी और आज राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है और आज की यात्रा गोहाना बॉर्डर से शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी के साथ प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता गोहाना बॉर्डर से फिरोजपुर नमक तक 14.4 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे। और ये देखिए आज सुबह की ये तस्वीरें हैं। भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त आज दूसरा दिन है। यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। राहुल गांधी आपको व्हाइट टी शर्ट में नजर आ रहे होंगे। 13 किलोमीटर चलने के बाद राहुल गांधी सोहना से अंबेडकर चौक पहुंचेंगे। दूसरे दिन की यात्रा में आज रात्रि का जो ठहराव है वो लुखवास में होगा। दूसरे दिन कुल 27.4 किलोमीटर की यात्रा है जिसकी आज शुरुआत हो चुकी है। और क्योंकि उत्तर भारत में सुबह देर से शुरू हो रही है, जो सूर्योदय है वो 7:30-8 बजे के बाद ही हो रही है, तो ये अब से थोड़ी देर पहले कि 6 बजे के आसपास ये यात्रा शुरू हुई है। और देखिए पूरी तरीके से अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन भीड़ जो है उसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं। गोहाना बॉर्डर से भारत जोड़ो यात्रा की आज शुरुआत हुई है। फिरोजपुर नमक तक 14.4 किलोमीटर की यात्रा होगी और शाम को घासीड़ा से यात्रा की शुरुआत होगी। अभी सोहना के अंबेडकर चौक की यात्रा पहुंचेगी और लुखवास में आज रात्रि विश्राम होगा। रात्रि का जो ठहराव है और देखिए सुबह का वक्त है, सूर्योदय नहीं हुआ है, लेकिन सड़कों पर बड़ी तादाद में कांग्रेस के समर्थक, कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है और इस यात्रा का आज दूसरा दिन है। चौबीस तारीख के बाद इस यात्रा को एक सप्ताह के लिए स्थगित किया जाएगा। इसके पीछे कांग्रेस पार्टी का तर्क है कि जो यात्री हैं, जो राहुल गांधी के साथ लगातार 4 महीने से चल रहे हैं, वो लंबे वक्त से अपने परिवार से दूर हैं और इस बीच नया साल भी है, तो अपने परिवार के साथ थोड़ा वक्त बिताएंगे। और जो कंटेनर इस यात्रा के साथ चल रहे हैं, जिसमें तमाम लोग ठहर रहे हैं, रुक रहे हैं, उत्तर भारत की सर्दी के हिसाब से उनका मरम्मत करवाया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा आज दूसरे दिन शुरू हो चुकी है और ये गोहाना बॉर्डर से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। बड़ी संख्या में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के समर्थक और कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। यात्रा का दूसरा दिन आज है। आज भी हरियाणा में बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में कांग्रेस के समर्थक और कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में शामिल हुए हैं। अभी सूर्योदय भी नहीं हुआ है। सुबह 6 बजने से पहले ही बड़ी संख्या में लोग पहुंच चुके थे और आज
कि इस यात्रा में प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े नेता राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं। और ये देखिए, ये सुबह का वक्त है, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जोश में कोई कमी नहीं है। और दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा का ये जो क्षेत्र है, यानी पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, लेकिन जो उत्साह है वो कहीं से भी कम नज़र नहीं आ रहा।